त्रिफला रसायन में जहां मार्क कर दिए श्लोक नंबर 41 42 में, उसके बाद देखना श्लोक नंबर 43 44 आया होगा, हेडिंग आएगी द्वितीय त्रिफला रसायन। केवल हेडिंग मार्क करनी है आपने सिर्फ, त्रिफला रसायन, द्वितीय त्रिफला रसायन, नेक्स्ट हेडिंग देख रहे होंगे तृतीय त्रिफला रसायन, नेक्स्ट चतुर्थ त्रिफला रसायन। तो कितने हैं त्रिफला रसायन? 4। तो बस ऐसे याद रखना, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 48 49। 48 49 में देखो क्या कह रहा है, शिलाजतु के गुण। तो शिलाजतु के गुण में कह रहा होगा अनअम्लम च कषायम। तो ज्यादा अम्ल नहीं होता है, मतलब कुछ अम्ल है। अनअम्ल मतलब ईषद अम्ल बता रहे, कषाय है, कटु विपाक है शिलाजतु। न अत्व उष्ण शीतम, तो ज्यादा ना अधिक उष्ण है ना अधिक शीत है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, हिंदी में मार करना, कह रहा है उत्पत्ति 4 धातुओं से होती है, यानी 4 प्रकार का हो गया कहने का मतलब। 4 प्रकार का कौन सा हो जाएगा, कह रहा है स्वर्ण रजत ताम्र लोह से उत्पन्न, और क्रम से श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ स्वर्ण वाला नहीं है ज्यादा, सबसे श्रेष्ठ कौन सा, लोह वाला है ना। जो व्यक्ति सोच लेता है कई बार कि स्वर्ण जो है ज्यादा महंगा है या कुछ भी ऐसा, तो यहाँ पर 4 प्रकार से है, स्वर्ण रजत ताम्र लोह, लोह वाला सबसे श्रेष्ठ होगा। फिर क्या कह रहा है उसके बाद, विमर्श में देखना आप पहली लाइन में, साइड में लिख लेना, लिखो चरक शिलाजतु 4, सुश्रुत 6, रस ग्रंथों में 2। चरक शिलाजतु 4 प्रकार, सुश्रुत में 6, रस ग्रंथों में 2 प्रकार। वो भी मार्क करेंगे आप कौन कौन से है ना। तो चरक में 4 देखो पहले कौन से हैं, चरक में जो 4 बता रहे हैं वो तो स्वर्ण रजत ताम्र लोह आपने मार्क किया ही है। विमर्श में देखना, सुश्रुत में शिलाजतु को सीसा और रांगा से भी उत्पन्न माना है। सीसा मतलब लेड, नाग, सीसा मतलब नाग, और रांगा मतलब वंग, रांगा मतलब वंग। तो नाग और वंग और ऐड हो जाएगा, यानी स्वर्ण रजत ताम्र लोह नाग वंग, ऐसा 6 प्रकार का हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। यहां से आप 4-5 लाइनें छोड़ के देखना, 5 एक लाइनें छोड़ के देखना, कह रहा है शोधन की 2 विधियों के आधार पर सूर्य तापी और अग्नि तापी 2 प्रकार की शिलाजतु मिला। नई बुक में पेज पलट के दिया होगा पहली लाइन में। तो शोधन विधि के अनुसार से 2 प्रकार का कौन सा, सूर्य तापी और अग्नि तापी, ऐसे 2 प्रकार का। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, अच्छा रस ग्रंथों में भी लिख लेना, रस ग्रंथों में 2 प्रकार का कौन सा, कर्पूर गंधी और गौमूत्र गंधी। जहां लिखा आपने रस ग्रंथों में 2 प्रकार का, वही लिख लेना, कर्पूर गंधी और गौमूत्र गंधी। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 50 51 2 3 4 करके आया होगा, शिलाजतु के बारे में ही बात कर रहा होगा। देखो जरा उसमें क्या कह रहा है शिलाजतु में, आप इसमें जो श्लोक नंबर 53 है उसका फर्स्ट आप देखना, जरा व्याधि प्रशमनम देह दाढ़र्य करम परम। मिला 53 का फर्स्ट आप। तो जरा व्याधि प्रशमनम पहले भी 2 बार बात कर चुके हैं हम लोग है ना। जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, आमला कायस, आमला कायस ब्रह्म रसायन या आमला कायस रसायन जो भी कहें आप, उसके लिए बात की गई थी। और दूसरा जो था आपका जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति, किसके लिए, इंद्र रसायन के लिए। तो ये दोनों लाइनें आपने पीछे पढ़ी थी। तीसरी लाइन आपको यहां मिलती है, जरा व्याधि प्रशमनम देह दाढ़र्य करम परम। तो तीनों में पहला शब्द सेम है, जरा व्याधि प्रशमनम। आगे की लाइनें चेंज है, बस बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम आ जाए तो आमला का एस वाला, और अगर स्मृति मेधा करम आ जाए तो इंद्र रसायन, और देह दाढ़र्य करम परम आ जाए तो शिलाजतु के लिए। लिख ली तीनों लाइनें, जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम तो आमला का यस, और वही जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा करम परम आ जाए तो इंद्र रसायन के लिए। तीसरा यहां पे देख ही रहे हो, देहदा डरे कर्म, वो शिलाजतु के लिए। फिर देखना उसके बाद जो चौथा पैरा दिया होगा हिंदी का, चौथा 5वां पैरा, कह रहा है शिलाजतु का प्रयोग करते समय आहार में दूध की ही प्रधानता रहनी चाहिए। शिलाजतु का प्रयोग 3 प्रकार से होता है, उत्तम मध्यम और अवर। लगातार 7 सप्ताह तक शिलाजीत का प्रयोग करना उत्तम प्रयोग है, लगातार 3 सप्ताह तक प्रयोग करना मध्यम है, 1 सप्ताह तक लगातार प्रयोग करना अवर प्रयोग कहा जाता है। कह रहा है शिलाजीत की मात्रा भी 3 प्रकार की होती है, 1 पल यानी 4 तोला उत्तम मात्रा है,
अर्धपल यानी 2 तोला मध्यम मात्रा और कर्ष यानी 1 तोला की मात्रा अवर होती है। तो मात्रा ध्यान रखना कितनी, 1 पल, अर्धपल और 1 कर्ष, या आप कह सकते हो 4 तोला, 2 तोला और 1 तोला। और प्रयोग कब तक करनी है, वही आपसे पूछता है, आप थोड़ा गड़बड़ कर देते हो क्योंकि सीक्वेंस में नहीं है, 7 5 3 नहीं है या 5 3 1 नहीं है। पहले 7 सप्ताह कहा है, फिर 3 सप्ताह, फिर 1 सप्ताह। 7 और 3 में 4 का डिफरेंस है ना, फिर उसके बाद 2 का डिफरेंस है। मतलब प्रवर, मध्य, अवर मात्रा जो रहेगी प्रयोग करनी है वो 7 सप्ताह तक उत्तम वालों में, उत्तम बल वालों में 7 सप्ताह, फिर मध्यम वालों में 3 सप्ताह, फिर 1 सप्ताह। वही गड़बड़ करोगे, बस थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे कि सीक्वेंस कैसे है, 7 3 1। विमर्श में देखना आप, विमर्श में आप दूसरी एक लाइन में देखना, शोधन विधि बताई होगी कि गोदुग्ध त्रिफला भृंग द्रवे यानी भृंगराज स्वरस में पिष्टम शिलाजतु दिन एकम लोहजे पात्रे शुद्धिम आयात असंशयम, आयात या संशयम। तो संशोधन के लिए गोदुग्ध त्रिफला और भृंग द्रव मतलब भृंगराज का स्वरस, ये 3 चीजें मेनली याद रखनी है आपको। फिर देखना जहां ये पैरा खत्म हो रहा होगा, विमर्श का पहला पैरा जहां खत्म हो रहा होगा, लास्ट लाइन में एक श्लोक आया होगा, मेरा लास्ट लाइन भी देखो क्या कह रहा है, परीक्षा बता रहा है शिलाजतु की। वन्नो निक्षिप्तम, वन्नो क्षिपंतु, अग्नि में डालने पर निर्धूमम, धुआं नहीं निकलना चाहिए। धुआं निकलता तो समझ जाना लोग ना, वो शिलाजतु में ये आम जो गूगल धूप वगैरह होता है ये मिला देते हैं, जो हम घर में धूप यूज करते हैं ना, तो उसको ऐड ऑन कर देते हैं, तो देखने में पता नहीं लगता। शिलाजतु भी ऐसे ही रंग का होता है जो पत्थर का निर्यास मिलता है स्टार्टिंग में। तो धुआं निकल रहा है तो समझ जाना वैसा ही कुछ मिलाया गया है, धुआं नहीं निकलना चाहिए। निर्धूम परीक्षा कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं, पेज के ऊपर लिखना, निर्धूम परीक्षा किस किस की, हड़ताल और शिलाजतु की। निर्धूम परीक्षा हड़ताल और शिलाजतु, ठीक है। तो वन्नो क्षिपंतु, क्षिप्तंतु निर्धूमम पक्वम लिंग उपमम, तो सिकुड़ता चला जाएगा, लिंग उपमम लिंग के समान आकृति हो जाएगी। भवेत तृण अग्रे, अगर उसके तृण से मतलब कभी तिनके वगैरह से थोड़ा सा अगर उसको लिया जाए और जल में डाल दिया जाए, थोड़ा सा तंतु उसका निकाल के जल में डाला जाए निर्यास का, कह रहे अंबसी क्षिप्त, अंबसी मतलब जल में, क्षिप्त मतलब डालना, अधोगलंती तंतु तो नीचे जाता हुआ, तंतुओं को छोड़ता हुआ, जैसे डिस्पर्सिंग टेबलेट होती है ना, घुलती चली जाती है नीचे जाती जाती, तो वैसे ही उसी प्रकार से आकृति आप कांच के गिलास में डालें उसको, ट्रांसपेरेंट गिलास में, और ऑब्जर्व करें कि डालने पर ऐसे ही नीचे जाता जाता घुलता जा रहा है या नहीं, तंतु छोड़ता जा रहा है या नहीं। अगर जा रहा है तो मतलब क्या है, वो शुद्ध शिलाजीत है। कह रहा है गौमूत्र गंधी, कैसी गंध आनी चाहिए उससे, गौमूत्र के समान। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, सेकंड पैरा देख रहे होंगे विमर्श का, उसकी लास्ट 2 लाइनों में देखना श्लोक आया होगा एक, मधुमेह में बताया होगा, मधुमेहित्वम आपन्नो भीषक भी परिवर्जित शिलाजतु तुलम आद्यार्थ प्रमेयार्थ पुनर्नव। तो प्रमेय या मधुमेह वगैरह में 1 तुला मात्रा जो है शिलाजतु की प्रयोग करनी चाहिए। कह रहा है सुश्रुत ने, तो ये तो वाग्भट का हो गया, ब्रैकेट में स्टांग दे रहा है, देखो सुश्रुत ने तो कह रहा है 10 तुला अर्थात 50 शेर शिलाजी सेवन का विधान बताया है। शतम शतम तुलाया तू, सहस्त्रम 10 तोली के। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद श्लोक नंबर 50 में देखो, कह रहा है स्वर्ण शिलाजतु का गुण कर्म। तो स्वर्ण शिलाजतु के गुण कर्म के लिए आप केवल यहाँ पे तो आकृति मार करना, बाकी सब हम टेबल में पढ़ेंगे। आकृति में देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, जपा पुष्प निभश्च, श्लोक की पहली लाइन में ही, इसके समान स्वर्ण शिलाजतु जपा पुष्प के समान। नेक्स्ट श्लोक देखना, श्लोक नंबर 58 में रौप्य शिलाजतु के गुण कर्म, यानी चांदी वाला जो शिलाजतु है उसमें देखना श्वेत वर्ण का, बस इतना ही मार करना, श्वेत। सेकंड हाफ देखना उसी श्लोक का सेकंड हाफ, उसमें ताम्र शिलाजतु की बात कर रहा होगा, कह रहा है बरही कंठाभ, तो बरही शब्द किसके लिए आता है, मोर के लिए, बरही शब्द मयूर या मोर वगैरह के लिए आता है, बरही कंठाभ। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद लोह शिलाजतु के गुणकर, नेक्स्ट श्लोक में कह रहा है गुगुल आभस, गुगुल आभास, गुगुल की समान आभा वाला लोह शिलाजतु जो है। फिर एक टेबल देख रहे होंगे विमर्श में, उसमें चारों के रस वीर्य विपाक वर्ण बताए होंगे। तो पहले स्वर्ण शिलाजतु में रस क्या है, मधुर तिक्त, कौन सा रस है, मधुर तिक्त, वीर्य
शीत, विपाक, कटु, वर्ण वर्ण रक्ताभ नहीं, वर्ण क्या याद रखेंगे, जपा पुष्प के समान। तो जपा पुष्प भी लाल होता है, लेकिन आप जो श्लोक का टर्म है वही याद रखेंगे। और वहीं पे साइड में लिखना एंड में कौन सा दोष शामक होगा, वीपी, वात पित्त। दोष भी लिख लेना, वात पित्त शामक। आगे देखते हैं सेकंड, रजत शिला जतु, रस में कटु, वीर्य शीत, विपाक स्वादु यानी मधुर, और वर्ण में श्वेत, उसमें पी के लिखना पित्त कफ। दोष क्या रहेगा उसमें, पित्त कफ। फिर थर्ड देख रहे होंगे ताम्रशिला जतु, ताम्रशिला जतु ताम्र तिक्त रस, और वीर्य उष्ण, केवल इसी का ही वीर्य उष्ण है, तो हम ताऊ याद रखते हैं ताम्र में। ताम्र में क्या याद रखेंगे, ताऊ, ताम्र उष्ण, बाकी सब शीत वीर्य। फिर उसके बाद विपाक, इसका भी कटु, और वर्ण में लिखना मोर कंठ समान, वो हमने पढ़ा था, बरी कंठाक, और साइड में लिखना कफ, ओनली कफ, कफ शामक होगा। फिर देख रहे होंगे उसके बाद लोह शिला जतु, रस में देख रहे होंगे तिक्त और लवण, रस में कौन से, तिक्त और लवण, वीर्य में शीत, विपाक कटु, और वर्ण वही गुगुलाब। लास्ट में लिखना वीपी के, वात पित्त कफ शामक सबसे श्रेष्ठ है, तीनों दोषों का शमन करेगा वात पित्त कफ। ठीक है, आगे देखते हैं श्लोक नंबर 60 आया होगा, गौमूत्र गंधे सर्वे सर्व कर्मसु, कह रहे गौमूत्र गंधी वाला सभी कर्मों में यूज करना चाहिए। और रसायन प्रयोगेशु, रसायन की तरह प्रयोग किया जाता है। फिर क्या कह रहा है उसके बाद, हेडिंग भी मार्क कर लेना, लोह शिला जतुजा रसायनार्थ श्रेष्ठ। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 62, कह रहा है शिलाजीत सेवन में अपथ्य, शिलाजीत सेवन में पथ्य, पथ्य में क्या बता रहा है, कह रहा है शिलाजीत सेवन करते समय विदाई और गुरु अनपान का सेवन नहीं करना चाहिए, कुलती का प्रयोग सर्वदा नहीं करना चाहिए। तो मेनली बताया तो वही है उसने कि अपथ्य क्या है, सेवन किसका नहीं करना चाहिए, तो किसका नहीं करना है, कुलती का, विदाई गुरु अनपान और कुलती का। पेज के ऊपर लिखना, देखो शिलाजतु सेवन काल में, शिलाजतु सेवन काल में चरक, कुलत, सुश्रुत कुलत कपोत, सुश्रुत कुलत कपोत, वाग्भट कुलत कपोत काकमाची, वाग्भट कुलत कपोत काकमाची। तो चरक में तो केवल कुलती का, सुश्रुत ने कुलती और कपोत भी, और वाग्भट ने तीनों की बात की है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना पेज के ऊपर ही, या पहले मार्क करना, पहले आप श्लोक नंबर 63 का विमर्श देखना, 63 का विमर्श, विमर्श की लास्ट लाइन कुलत के बारे में देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे कुलत कफ वात घनो, कुलती क्या है, कफ वात घनो, ग्राही उष्णो, प्रिहण कटु, गुल्म शुक्र अश्मरी, बस ये अश्मरी वाला मेनली ध्यान रखना, उष्ण है ना, तो वैसे ही बढ़िया अश्मरी में काम, क्योंकि अश्मरी कौन सा रोग के कारण, दोष के कारण मेनली क्लेश अधिष्ठान, आप पढ़ते ही हो अश्मरी के लिए, कफ है तो उष्ण चीज ही देंगे आप उसमें ना, बढ़िया काम है। और वैसे ही अश्मरी भेजनार्थी बोल ही रहा है, मेद श्वास काश प्रमेह, उष्ण है कुलती, सिंपल सी बात याद रखनी है, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। किसी को भी हिक्का श्वास काश ऐसा कुछ भी हो और वो पूछे कि कौन सा वो खाना है, तो आप कुलथी की दाल खिलाएं, बहुत बढ़िया है ना। चाहे हिक्का श्वास काश हो, कोई भी प्रमेह वाला हो, मेद बड़ा हो किसी का, कुछ भी ऐसा हो, आम बड़ा हो किसी का, आम बात हो किसी को, है ना, उष्ण चीज का आप सेवन कराएं, बढ़िया रहेगा। मतलब कुलथी जो है, कुलथी की दाल इन सब में बढ़िया रहे, अश्मरी में बढ़िया रहेगी, है ना। बाकी आप देख सकते हो जो जो डिजीज आपको लगे, जहां भी वात और कफ की डोमिनेंसी लगे, जिन डिजीज में या मेद बढ़ा हुआ लगे, वहां सभी में आप कुलथ बढ़िया अच्छे से प्रयोग करा सकते हो। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद श्लोक नंबर 65, शिलाजीत की महत्ता। तो शिलाजीत की महत्ता क्या है, कह रहा है न सो अस्थि रोगो भूवि, कह रहा है ऐसा कोई रोग ही नहीं होता है जो साध्य रोग, ऐसा कोई भी नहीं है। न सो अस्थि रोगो भूवि साध्य, ऐसा कोई साध्य रोग नहीं है, साध्य रूपो शिलाहयम यम न जयेत, जिसको शिलाजीत न जीत सके, है ना। तो साध्य कह रहा है ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसको शिलाजीत ना जीत सके, मतलब ना नष्ट कर सके, यानी सभी रोगों को एक तरह से नष्ट करता है। तो रेफरेंस के लिए आर डालना, आपसे ऐसी लाइन रख के पूछेगा किसके लिए कहा गया है, मैं सो अस्थि रोगो भूवि साध्य रूपो डैश यम न जयेत, शिलायम हटा देगा वो, तो आपसे पूछेगा किसके लिए कहा गया है, तो किसके लिए, शिलाजतु के लिए।
और या फिर पूरी लाइन उठा के पूछेगा तो किसने कहा है चरक सुश्रुत वाग्भट, तो ऐसा पूछेगा, क्योंकि वाग्भट की भी सेम लाइन मिलती है आपको। पेज के ऊपर लिखना अष्टांग हृदय, पेज के ऊपर लिखना अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय में लिखना न स्वस्ति रोगो भूवि न स्वस्ति रोगो भूवि, जैसे चरक का है साधे रूप, साधे रूप, यहां तक तो श्लोक सेम है। जो शब्द आया था चरक में शिलाहयम, उसकी जगह वाग्भट में शब्द मिलता है जत्व अश्मज। क्या मिलेगा शब्द? जत्व अश्मज। यम न जयत प्रसह, आगे की लाइन फिर सेम है, बस शिलायम शब्द की जगह क्या आ गया, उसका पर्यायवाची शिला जतु का पर्यायवाची है जत्वश्मज। जत्वश्मज मतलब लाख के समान, कहां से? पत्थरों से, यानी लाक्षा जैसा निर्यास कहां से निकल रहा है? अश्म मतलब पत्थरों से, पहाड़ों पे पत्थरों से ही स्रावित होता है ना शिला जतु। बात तो वही होगी ना, शिला मतलब क्या होता है? पत्थर। जतु मतलब क्या हो गया? वही लाक्षा के समान, जतु के समान। इन्होंने अलग शब्द यूज किया जतु और अश्म, शिला की जगह अश्म यूज कर लिया, बाकी तो वही जतु शब्द या जत्व अश्मज है ना। बस इतना ही वर्ड चेंज हुआ है तो वो वाग्भट का हो जाएगा। एक सुश्रुत का लिखना, सुश्रुत ने क्या कहा है? न सो अस्ति रोगो अयम, स्टार्टिंग तो थोड़ी सी सेम है, बाकी आगे चेंज हो जाता है सुश्रुत का। न सो अस्ति रोगो अयम च अपि, रोगो अयम च अपि निहान्य, निहान्य मतलब नष्ट करना, ना छोटी की मात्रा, ह आकार अंडा, आधा न य, निहान्य शिला जतु। तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा है कि ऐसा कोई रोग नहीं है जिसको शिला जतु नष्ट ना कर सके। तो तीनों लाइनें हैं, ध्यान रखना है कौन सा चरक का है कौन सा सुश्रुत का है, तो हम लोग तो ऐसे याद रखते हैं। अगर वो भूवी शब्द हो, जैसे इसमें मिल रहा है ना आपको न स्वस्ति रोग हो, यहाँ तक तो सबका सेम है चरक सुश्रुत वाग्भट का, तो हम यहाँ तक तो सेम ही रखते हैं न स्वस्ति रोग हो, है ना। अगर भूवी आ गया तो यानी चरक या वाग्भट का होगा, सुश्रुत का तो है नहीं। अगर भूवी नहीं है तो किसका हो गया? सुश्रुत का। अगर भूवी नहीं है तो किसका हो गया? सुश्रुत का। भूवी है तो चरक और वाग्भट का होगा, और भूवी होने के बाद अगर शिलायम है तो चरक का, भूवी होने के बाद अगर जत्वश्मज है तो वाग्भट का। अब आपको बाकी मर्जी है, श्लोक लोग नहीं रटने हमने, है ना, कभी लाइनें रटने बैठ जाओ, इतना टाइम नहीं है। बस मैथमेटिकली दिमाग में सेट करना है। भूवी नहीं है सुश्रुत, भूवी है चरक वाग्भट की कंफ्यूजन है, उसमें भी अगर भूवी के साथ शिलायम है तो चरक, और जत्वश्मज है तो वाग्भट, है ना। बस इतना ध्यान रखना है। आगे देखते हैं फिर उसके बाद लास्ट श्लोक आप देख रहे होंगे, लास्ट श्लोक का पहला ही जो तत्र श्लोका, ये तत्र श्लोका बताया ना आपको, तत्र श्लोका शब्द देख रहे हैं आप, श्लोक नंबर 66 से पहले एक हेडिंग आई होगी तत्र श्लोका, ये पद्धति है। जैसे मोस्टली संहिताओं में तो आप क्या देखते हो, भवंती चात्र, लास्ट में ऐसा लिखा होता है ना कि ऐसा, अब इसके बारे में बताते हैं अंतिम में क्या कहा गया है, इस चैप्टर में किसका वर्णन है ना, उपसंहार जिसको कहते हो। लेकिन चरक की ये पद्धति है कि इन्होंने हर जगह तत्र श्लोका करके देता है लास्ट में, तो आपसे पूछ लेगी तत्र श्लोका किसकी पद्धति है ना, या किसका पद्धति कहें तो क्या कहें आप, मतलब किसका स्टाइल है ये बोलना, तत्र श्लोका वगैरह के कह के, है ना। तो इनका अपना स्टाइल है कि तत्र श्लोका कह के हर चैप्टर के एंड में देखना आप, आपको हमेशा मिलेगा तत्र श्लोका, लास्ट श्लोक होगा, फिर उसके बाद उस लास्ट श्लोक में ये बताएगा कि इस चैप्टर में मेन क्या पढ़ा आपने। इस चैप्टर में क्या पढ़ा मेन? कर प्रचीति के पादे 10 षट च महर्षि नाम। तो 10 षट मतलब 10 और 6 यानी 16, 16 योग पढ़े ना हमने इसमें। तो आप शुरू से पढ़ के आए थे, रसायन के 4 पाद में 6 37 16 4 पढ़े थे ना। पहले में 6 योग, दूसरे में 37, तीसरे में, और उसके बाद जैसे ना एक बार क्वेश्चन आया, देखो बच्चे आप लोग क्या मूर्खता करते हो, क्वेश्चन आया 19 बलादि रसायन, तो चलो जिन्होंने पढ़ रखा था उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं भी पढ़ा था ना वो भी थोड़ा कंफ्यूजन में चले गए कौन से पाद में आएगा। कहाँ की कंफ्यूजन होनी, 6 37 16 4, और तो किसी में 19 बलादि हो ही नहीं सकते ना। 19 बलादि रसायन पूछ रहा है आपसे, 19 योग तो और किसी में टोटल है ही नहीं, पहले में ओनली 6 हैं, बाकी सब में 16 और 4 हैं, तो 19 वाले किस में होंगे? जिसमें 37 होंगे उसी में होंगे ना। फिर भी पता नहीं क्या गड़बड़ कर देते, बस दिक्कत ये थी उसने 19 नहीं लगाया, वो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ बलादि रसायन कितने, वो खाली उसने पूछा था बलादि रसायन, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होता कि 19 बलादि होते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना लगाने के लिए कि कौन से पाद में होंगे, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, है ना। आप हर बार ना
एक गड़बड़ करते हो, पता नहीं कारण पता है क्या है, ये आप गड़बड़ क्यों करते हो, क्योंकि आपने जीवन में मैथ नहीं पढ़ा है। आप मैथ जानते हैं ना, मैथ का एक तरीका होता है सोल्व करने का, दो तरीके होते हैं सोल्व करने का, कि प्रश्न से आंसर ढूंढना, दूसरा तरीका होता है आंसर से प्रश्न तक जाना, उससे भी प्रॉब्लम सोल्व होती है वहां, है ना, वहां तो सॉल्यूशन पहले नजर आता है, उस सॉल्यूशन को ही आपको देख के, उस जैसे थ्योरम्स वगैरह पढ़ी होंगी आपने, है ना, तो वो आपको यहाँ भी ये थोड़ा सा करना चाहिए, हर बार आप प्रश्न देख के आप ऑप्शन में ना उलझे, कई बार ऑप्शन देखें यार इसमें से निकाल कौन सा सकते हैं हम, कौन सा एक्सक्लूड करना है ना, कौन सा है इसमें से वो छोड़ो, ये सोचो कि कौन कौन से बाहर कर सकते हैं, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए आपको, कई बार जब नहीं समझ में आए, कंफ्यूजन हो ना, तो उस तरफ ध्यान दिया करो कि किस किस को एक्सक्लूड कर सकते हो आप, कि ये तो हो नहीं सकता है, जितना एक्सक्लूड कर पाओगे ना आप सही हो जाओगे। अगर आपने 4 भी से 2 भी हटा दिए तो 50-50 में आगे फंस रहे हो, तो कम से कम 10 क्वेश्चन है, मान लो 10 में से 50-50 में बस फंस रहे हो, तो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करने हैं, क्योंकि 50-50 है ना, अगर 10 में, तो अगर 5 भी सही होंगे तो प्लस में जाएंगे आप, 20 नंबर मिलेंगे ना, 5 सही होने पर, और गलत होने पर बाकी जो 5 गलत हुए, 5 ही तो माइनस होंगे, कितने प्लस गए, मैथ है ना। मेरे को नहीं पता बच्चे पेपर क्यों नहीं अटेम्प्ट करके आते, मैंने जीवन में ना आज तक कभी कोई एक आध कभी गलती से छूट गया तो छूट गया हो, वरना आज तक कभी कोई प्रश्न नहीं छोड़ा है। ऐसा नहीं आता था पूरा पेपर, पूरा नहीं आता होता था, लेकिन अटेम्प्ट पूरा करने की आदत थी, पर रुका ही नहीं, हाथ से रुका ही नहीं जाता था। थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लो ना, ज्यादा खुदकने लगता है व्यक्ति, हमारी वही हालत थी अपने टाइम पे, हम लोगों में घमंड बड़ी जल्दी आता था, आप लोगों में भी आएगा, आता ही है, नेचुरल है, ज्ञान एक ऐसी चीज है, अब नहीं आते, अब समझ में आ गया ना आयुर्वेद कैसा है, 2 दिन में चिड़िया उड़ जाती है ना, अब हमें अच्छे से पता है कि क्या सिचुएशन है, उस समय पे जब हम लोग तैयारी करते थे तो अपने टीचर को ही समझते यार इसे नहीं पता, हम बताते हैं क्या है ना, वो आप लोगों में भी आएगा, जब मॉडल पेपर वाली स्टेज आएगी ना, लास्ट 1 महीने में आपको भी लगेगा, ऐसी फीलिंग आएगी, फीलिंग ही आएगी, और होगा कुछ नहीं, वो होता जना बाजे घन होता है, क्योंकि हमने भी ऐसे ही फील किया है ना बाद में, और भ्रम भी हर दूसरे दिन टूटता था, ऐसा नहीं है, लेकिन मनुष्य अहंकार का पुतला है, हम लोग जितना भी कहें, जो भी अपने बारे में मान लें, लेकिन फिर भी हम आते उसी स्टेज पे ही है, ये आदत है हमारी, अगर ना करें अहंकार तो फिर ईश्वर ना हो जाए, है ना, वो पढ़ा है ना आपने, सृष्टि उत्पत्ति क्रम, अव्यक्त महान बने हैं ना हम, तो उससे कैसे निकाल दोगे अंदर से, तत्व ही आधे रह जाएंगे आपके, वो तो निकाल ही नहीं सकते, तो उस अहंकार के बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता है, वो थोड़ा सा जो गड़बड़ करता है हमारे अंदर, थोड़ा सा आप लोगों में भी आएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा रोक के रखना है, वो बड़ा भयंकर चीज होती है, थोड़ा सा अहंकार तो चलो जरूरी भी होता है, क्योंकि वो आपको पॉजिटिविटी भी देता है ना, वो फायदा भी देता है, लेकिन बहुत ज्यादा वही है कि अगर आप, वो कहते हो ना आप लोग 2 लाइनें बोलते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, ये तो अच्छी बात है, मैं ही ये कर सकता हूँ वो गलत बात है ना, सिर्फ आप ही कर सकते हैं ऐसा नहीं, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अपने अपने सराउंडिंग कैसे, और बहुत हैं मेरे जैसे जो बहुत कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में, हर किसी का कोई बाप बैठा है ना, बिना बाप के कोई पैदा हुआ नहीं ना, तो आप किसी फील्ड में भी जाएंगे ना, हर फील्ड में आपको हर एक का बाप मिलेगा, अगर मैं यहाँ बेस्ट कोचिंग करा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि हाँ हमारा कोई बढ़िया नहीं हो, हमसे भी कोई बढ़िया निकल आएगा कभी ना कभी, आज नहीं है तो बात अलग है, टाइम समय है, अपने आप हमारे से बढ़िया भी तो पहले कोई था ही ना, हमसे पहले आज, पहले किसी और की जो कोचिंग चलती थी तो वो भी तो बढ़िया ही था, उसके बाद हम लोग हुए, हमारे बाद कोई और, प्रवृत्ति है, तो दुनिया प्रकृति का नियम है, परिवर्तन चेंज होता रहता है हमेशा समय के अनुसार, तो आप भी इस चीज को अपने दिमाग में सेट रखें हमेशा, कभी भी उस फ्लो में तो नहीं आना है कि हमें सब आता है बहुत अच्छी बात है, सबको सब आता है या मुझको सब आता है, ऐसा नहीं हो सकता है, हमें नहीं आता है आयुर्वेद में सब कुछ, तो आपको कहाँ से आ जाएगा, हमने पता नहीं 100 बार से ज्यादा संहिता पढ़ दी होगी तब नहीं आता है, बच्चे कॉन्फिडेंस हो जाते हैं इतने कि उनको कहा कि 1-2 बच्चे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे रिसर्च वाला बैच ज्वाइन करना, उन्होंने कहा कि 3rd ईयर है आपका तो आप वो ज्वाइन कर लो, नहीं कहते हमारा 3rd ईयर चरक चिकित्सा तो हमने पढ़ ली, बताओ एक बार में तुमने चरक चिकित्सा पढ़ दी और याद हो गई, हमें तो आज भी नई चीजें पता लगती हैं कुछ पढ़ते हुए, यार ये चीज इस तरह से थी, अच्छा ये पहले नहीं हमारी नजर में आई, आज भी हर बार जितनी बार चरक चिकित्सा शुरू करते हैं तो 10 चीजें नहीं पता लगती, 10 कम से कम, पता नहीं आप लोग कैसे कॉन्फिडेंस में आ जाते हो कि हमें पता लग गई, इतनी गूढ़ संहिता है अपने आप में, चरक संहिता, चरक सूत्र, सुश्रुत का मैं फिर भी नहीं कहता क्योंकि उसमें सीधा सीधा है, इतना ज्यादा वो नहीं है, इतना गुड़ छिपा हुआ नहीं है जितना चरक के अंदर है, एक एक लाइन में एक एक शब्दों में बहुत ज्यादा महत्ता है, थोड़ा सा आपको उसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, चरक संहिता में चरक चिकित्सा और सूत्र में बार बार बोलता हूँ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर बच्चे पूछते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, और इंपॉर्टेंट आपको क्या बताएं, बेस यही है, ये आपके हाथ में है तो सब अपने आप आता चला जाएगा धीरे धीरे, सारे सब्जेक्ट यहीं से निकले हैं प्लस माइनस, आप चाहे संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत भी आप कहाँ से पढ़ेंगे,
मान लो आहार पढ़ रहे हो, निद्रा पढ़ रहे हो, ब्रह्मचर्या पढ़ रहे हो, दिनचर्या पढ़ रहे हो, रात्रिचर्या पढ़ रहे हो, ऋतुचर्या पढ़ रहे हो, कहाँ है वो सब? चरक सूत्र में। तो सब संहिता मतलब कोई भी सब्जेक्ट अगर आप उठाएंगे, सपोज आपने गायनी उठाना है, अब गायनी में मान लो पुंसवन कर्म है, या गायनी में कुछ भी गर्भिणी परिचर्या है, कहाँ है? सब शारीरिक स्थान में इधर उधर सब स्कैटर्ड इसी में मैटर दे रखा है, और तो कहीं नहीं है बाहर कुछ। योनि व्यापद है, सब चरक चिकित्सा में। ले देखिए सभी सब्जेक्ट निकले यहीं से हैं, है ना? ये आपका अच्छा हो गया तो चीजें अपने आप प्लस हो जाती है। इसलिए आपको कहते हैं कि थोड़ा सा संहिताओं पे उस हिसाब से ध्यान दिया करो, है ना? खैर नेक्स्ट चैप्टर की बात देखते हैं। इंपॉर्टेंट पाद है, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट, इसमें दो चार चीजों का इंपॉर्टेंट रेफरेंस पूछता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रेफरेंस बहुत पूछता है हर एक योग के लिए कि ये वाला योग किस उसमें है। एंड में हम पढ़ेंगे भी, एक कंपाइल करके भी दिया आप की बुक में। तो देखो जरा, चतुर्थ पाद जो है आयुर्वेद समुत्थानीय, उसमें देखना श्लोक नंबर 3 आया होगा, और श्लोक नंबर 3 की पहली लाइन में देखना यायावर शब्द आया होगा। मिला? यायावर, यायावर किसको बोलते हैं? जो जंगलों में घूमने फिरने वाले होते हैं, ग्राम टू ग्राम ट्रांसफर होते रहते हैं, आज इस गांव में कल उस गांव में, उनको क्या बोलते हैं? यायावर कोटि के ऋषि। तो चरक कैसे थे? यायावर कोटि के ऋषि थे। तो देखो क्या कह रहा है उसके बाद इसमें, कह रहा है ग्राम में रहने से शालीन तथा यायावरीय ऋषियों की शारीरिक स्थिति, कह रहा है प्राचीन काल में किसी समय महर्षि गण जो शालीन अर्थात उत्तम गृहों में रहने वाले या यायावर सर्वदा भ्रमण करने वाले थे, वे ग्राम में औषधियां, मतलब जिनमें फल लगे हों, पके हों, या उसका नाश हो जाए, ऐसे गेहूं या वादी औषधियों का आहार करते हुए संपन्न मंद चेष्टा वाले होकर अत्यंत स्वस्थ नहीं रहने लगे। क्यों? क्योंकि एक तो औषधियों में वो बल नहीं रहा, ऊपर से संचय की स्थिति आनी शुरू हो गई, जिसके कारण क्या हुआ? ऋषि महर्षि जो भी ग्राम्य आहार का सेवन कर रहे थे, जंगलों में घूमने फिरने वाले, तो उनमें क्या हुआ? रोग डेवलप होने लगे। अब जब रोग होने लगे तो उन्होंने क्या किया? एक गोष्ठी बुलाई गई थी, अगर आपको याद हो, जब सब ऋषियों को लगा कि जन संपदा जो है रोगों से बहुत ग्रस्त हो गई, चलो ऋषि तो फिर भी रसायनों का सेवन करके अपने आप को बचाए हुए थे, लेकिन आम जो जनसंख्या थी वो ज्यादा ग्रस्त होने लगी रोगों से। तो फिर वहां पर एक ऋषि गोष्ठी बुलाई गई, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि आयुर्वेद का जो है अवतरण कराया जाए, आयुर्वेद को धरती पे लेके आना जरूरी हो गया। देन फिर आपस में डिसाइड हुआ, तो उन्होंने किसको भेजा? फिर भारद्वाज को, है ना? उनको भेजा गया कि आप जाइए, किन से, किन के पास से? इंद्र के पास से, है ना? इंद्र के पास से जो है आयुर्वेद को लेकर अवतरण कराइए। तो ऐसा इसलिए आपसे पूछता भी है कि आयुर्वेद का अवतरण जो है रसायन के किस पाद में? तो इसी में आप पेज के ऊपर लिखना, देखो आयुर्वेद का अवतरण चरक संहिता में 2 स्थानों पर, इकलौती चरक संहिता ऐसी है जिसमें आयुर्वेद अवतरण 2 जगह है। चरक संहिता में आयुर्वेद अवतरण 2 स्थानों पर, कहां कहां? चरक सूत्र 1, चरक चिकित्सा 1। लेकिन चरक चिकित्सा में ये नहीं पूछेगा कि कौन से चैप्टर में, ये पूछेगा कि कौन से पाद में है। तो चरक चिकित्सा 1/4 यानी चौथे पाद में, या 1 ब्रैकेट में चतुर्थ पाद, जैसे भी लिखना चाहे आपने समझना है। ठीक है, फिर आपने कहानी बताई। अच्छा क्या रहता है आयुर्वेद अवतरण? सबसे पहले ब्रह्मा, ब्रह्मा से, दक्ष प्रजापति से, अश्विनी, अश्विनी से, इंद्र, इंद्र से, भारद्वाज से, पुनर्वसु आत्रेय से, उनके शिष्य। यही पढ़ते हो ना? ये तो आपका एज इट इज, जैसा आपने बताया एज इट इज चरक सूत्र में दे रखा है। जब हम चिकित्सा की बात करते हैं ना, तो यहाँ भारद्वाज एब्सेंट हो जाते हैं, यहाँ बीच में उनका नाम नहीं आता है। तो आपने जो लिखा ना चरक चिकित्सा 1 के चतुर्थ पाद में, जहां अभी लिखा, वहीं ब्रैकेट में लिखना भारद्वाज एब्सेंट। तो आपसे पूछेगा कि सूत्र और चिकित्सा में क्या डिफरेंस है ना, तो चिकित्सा में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर भारद्वाज मेंशन नहीं है। सीधा इंद्र के बाद क्या आएगा? आत्रेय, आत्रेय मुनि या पुनर्वसु आत्रेय, उनसे फिर आगे उनके शिष्य। देखो जरा, श्लोक नंबर 4 आया होगा, कहानी लिख ली ना बाकी सारी ऊपर, श्लोक नंबर 4 देखना जरा। कह रहे जब वे ऋषिगण अपने पूर्व स्थान पर वापस चले गए, तब उन महर्षियों को सहस्त्र नेत्र वाले श्रेष्ठ देवताओं के गुरु इंद्र ने कहा कि आपका स्वागत हो। मतलब ये सबके सब ऋषि कहां पहुंचे? सीधा भारद्वाज की बात नहीं होती है ना? तो ऋषियों की जस्ट बात हुई, कौन है कौन नहीं, कितने क्या, हमें नहीं पता है। आपको बस इतना याद, गोष्ठी हुई, कुछ ऋषि जो है कहां गए? इंद्र से आयुर्वेद का प्राप्त करने के लिए। फिर उसके बाद देखना सेकंड पैरे में, कह रहा है ब्रह्मा ने प्रजापति को, सेकंड पैरे की सेकंड लाइन में, ब्रह्मा ने प्रजापति को, प्रजापति ने अश्विनी कुमारों
को अश्विनी नहीं, कह रहा है मुझे आप, ये भगवान इंद्र बोल रहे हैं, ये इंद्र क्या बोल रहे हैं कि अश्विनी कुमारों ने मुझे आप ऋषियों के लिए, अपने निज के लिए तथा प्रधान प्रजाओं के लिए आयुर्वेद का उपदेश किया था। ये कौन बोल रहे हैं? इंद्र बोल रहे हैं। तो इंद्र ये कह रहे हैं कि मुझे किसने दिया? अश्विनी कुमारों ने, है ना। किनके लिए? आप लोगों के लिए। तो बस सीधा डायरेक्ट उन्हीं की बात हुई, आत्रेय मुनि आदि आचार्यों की बात हुई, बीच में कौन नहीं आए? भारद्वाज वाला मिसिंग है ना। तो वैसा ऐसे ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6 में आप पहली या सेकंड लाइन में देखना, आप दिव्य औषधियों करके आया होगा, दिव्य औषधियों हिमवत प्रभवा प्राप्त वीर्या, मिला? मिला सबको? दिव्य औषधियों हिमवत प्रभवा प्राप्त वीर्या। तो पेज के ऊपर लिखना, लिखो मनेशिला, एरो डालना, दिव्य औषधि पर्यायवाची है उसका, रसशास्त्र में पढ़ते हैं हम। मनेशिला को क्या कहते हैं? दिव्य औषधि। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर, रस आर्णव में दिव्य औषधियां 64। रस आर्णव में दिव्य औषधियां 64, 64। और यहां पर क्या कहा गया? दिव्य औषधियां कहां से प्राप्त? हिमवत मतलब हिमालय से। किसके अंतर्गत? इंद्रोक्त रसायन के अंतर्गत। इंद्रोक्त रसायन में लास्ट की 2 लाइनें देखना है हिंदी की। जो भी औषधियां बताई होंगी यहां पर, कह रहा है इनका दूध के साथ 6 मास तक प्रयोग करने से अमित आयु, तरुण रोग रहित अवस्था, उत्तम स्वर वर्ण, शरीर की वृद्धि, मेधा स्मरण शक्ति, उत्तम बल और अपने अन्य मनोनुकूल वस्तुओं की प्राप्ति होती है। पेज के ऊपर लिखना एक पॉइंट और, लिखो औषधियों का राजा सोम। औषधियों का राजा किसको कहा है? सोम। सोम मतलब भगवान चंद्रमा, है ना। औषधियों का राजा, एरो डाल के लिखना, सोम। नेक्स्ट पर लिखना वृक्षों की रानी, एरो डाल के लिखना, तलाशा। वृक्षों की रानी, एरो डालना, तलाशा। तलाश जैसे लिखते हो ना, वैसी तलाशा। नेक्स्ट पर लिखना वनस्पतियों का मूल, क्या माना गया? समुद्र। वनस्पतियों का मूल, एरो डाल के लिखना, समुद्र। नेक्स्ट लिखना श्लोक नंबर 7। द्रोणी प्रावेशिक रसायन, इसकी अपनी कहानी है। द्रोणी का मतलब नौका, द्रोणी का मतलब नौका, जैसे नाव होती है ना, उसका प्रयोग किया गया है यहां पर इस योग में। तो इसलिए नाम इसका क्या गया? द्रोणी प्रावेशिक रसायन। नौका में प्रवेश करने को कहा गया कुछ औषधियों का सेवन करने के पश्चात, इसलिए रसायन का नाम क्या हो गया? द्रोणी प्रावेशिक रसायन। सीधा पूछेगा किस पाद में? द्रोणी प्रावेशिक रसायन का तो अंतिम पाद में, चतुर्थ पाद में। ठीक है, देखो जरा क्या कह रहा है यहाँ पर, कुछ औषधियां बताई होंगी, काउंटिंग देखो हिंदी में दी होगी वहां पर, देख रहे हैं आप काउंटिंग वहां 1 2 3 4 5 6 करके हिंदी में देख रहे हैं, 9 तक दी होंगी, है ना। जरा देखो एक बार रीड करके देखते हैं शुरू से। पहली देखना, कह रहा है ब्रह्म सुवर्चला नाम की औषधि है, जो स्वर्ण के समान पीले क्षीर वाली या कमल के समान पत्र वाली। सेकंड, आदित्य वर्णा नाम की औषधि, जिसे सूर्यकांता कहते हैं। थर्ड देखना, नारी नामक औषधि, जिसे अश्वबला, बॉक्स में डालना अश्वबला, जैसे अब नागबला, राजबला ये सब पढ़ते हो ना, तो अश्वबला केवल एक ही स्थान पर यही मेंशन है और कहीं नहीं। तो अश्वबला प्यारो डाल के लिखना, यही एक ही स्थान पर मेंशन या यही वर्णित। रेफरेंस के लिए पूछेगा ना अश्वबला का वर्णन कहा है, तो ध्यान रखना चरक चिकित्सा चतुर्थ में, द्रोणी प्रावेशिक रसायन के अंतर्गत। आगे देखना फोर्थ नंबर पे, काष्ठ गोधा नाम की औषधि, जो गोधा के समान। सर्पा नाम की औषधि, जो सर्प के आकार की। सोम नाम की एक औषधि, जो औषधियों में राजा, जिसमें 15 पत्तियां होती हैं, जो पत्तियां चंद्रमा के समान घटती बढ़ती रहती हैं। पद्मा नामक औषधि, जो कमल के आकार की, कमल के समान रक्त और कमल के समान गंध वाली। अज नामक या अजा नामक औषधि, जिसे अज श्रृंगी कहते हैं। नीला नामक औषधि, नीलवर्ण की दूध व फूल वाली, इसमें लता का विस्तार अधिक रहता है। हो गई 9 औषधियां हो गई टोटल। अब आगे कंटिन्यूशन में देखना जरा ध्यान से। कह रहा है 8 औषधियों में, औषधियां कितनी बताई हैं?
कह कितनी रहा है, आगे देखना जरा, 8 औषधियों में जो जो औषधियां प्राप्त हो जाएं, उन औषधियों के स्वरस से पूर्ण तृप्त होकर अर्थात स्वरस को भरपेट पीकर नग्न होकर स्नेह से भावित ऐसे ढक्कन वाली गीले प्लाश की, कौन सी नौका, प्लाश की बनी हो जो, गीले प्लाश की नौका में सो जाए। उस नौका में सोने पर मनुष्य मूर्छित हो जाता है। 6 मास बाद फिर ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रत्येक अंगों में बल प्राप्त हो जाता है। उस समय उसके बल को स्थिर रखने के लिए बकरी का दूध, फिर 6 महीने बाद उस मनुष्य का वय, वर्ण, स्वर, आकृति, बल, प्रभा देवताओं के समान हो जाता है। करना क्या है, 8 औषधियां लेनी है, इनका सेवन करना है। एक नौका देखनी है कहाँ पड़ी है, कहीं भी, या बना लो अपनी, उसमें जाके जैसे ही सोएंगे मूर्छित हो जाएंगे। कब उठेंगे, 6 महीने बाद। बस फिर क्या है, फिर अपना 6 महीने और ये दूध दाल सिकाजा वगैरह का सेवन करना, देवताओं के समान हो जाओगे, बल बोलिए वो सब, है ना। पूरी सब दुनिया पूछेगी आपको कौन है, कहाँ है, ये वो। 1 साल का प्रोसेस है सारा, ज्यादा लंबा चौड़ा काम है नहीं। कहाँ चक्रों में पड़ रहे, इतना तो कोचिंग, 1 साल की तो इंटर्नशिप भी है नहीं। नॉन अटेंडिंग डाल के नौका देख लो कहीं, नहीं सीधा देवता बन के आना, बढ़िया है, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा, कारण क्या हुआ यहाँ पर 8 औषधियां क्यों हो गई 9 की जगह, होनी तो 9 चाहिए थी, तो 8 क्यों है, विमर्श देखना पहली 2 लाइनों में। कह रहा है यहाँ 8 औषधियों का ही प्रयोग बताया है, किंतु संख्या में ये औषधियां 9 हैं। इनमें एक सोम नामक औषधि जो औषधियों में राजा है, उसका सामान्य रूप में प्रयोग ना बताकर सामान्य 8 ही औषधियों का प्रयोग यहाँ बताया। तो उन्होंने कौन सी माइनस कर दी, सोम। नेक्स्ट देखना, उसके बाद आप एक बड़ा सा श्लोक आया होगा, श्लोक नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6 करके बड़ा सा श्लोक होगा, 13 से 26 तक का मिला। उसमें देखो क्या कह रहे हैं, हेडिंग आयोगी द्वितीय इंद्रोक्त रसायन, द्वितीय इंद्रोक्त रसायन। उसमें देखो क्या कह रहा है बल्ले, जीवनीय, बृहणीय व स्थापक, ये 4 महाकषाय हैं। महाकषाय पता है ना, सूत्र स्थान में जो पढ़ते हैं हम, 10-10 द्रव्य होते हैं हर एक महाकषाय में, तो वही कौन से 4 महाकषाय, बल्ले, जीवनीय, बृहणीय और वह स्थापन महाकषाय। कह रहा है सूत्र स्थान के 4थे अध्याय में 10-10 औषधियां बताए, मतलब टोटल कितनी हो गई, 40। तो एक तो ये याद रखना है आपको, द्वितीय इंद्रोक्त रसायन में कितनी औषधियां, कौन सी, बल्ले, जीवनीय, ठीक है, 4 महाकषाय हैं वहां पर, वो कौन कौन से ध्यान रखना। सेकंड पैरा देखना, कह रहा है अब उसमें आंवले के स्वरस से 100 बार भावना दिया हुआ आंवले का चूर्ण 1 आढ़क डाल दे तथा नया मधु मिश्री का चूर्ण अलग अलग 1-1 आढ़क डालें। नेक्स्ट पैरे में देखना, फिर इस रसायन को अग्नि बल के अनुसार मात्रा में सेवन करें, सेवन काल में परिश्रम और मैथुन का सर्वथा परित्याग करें। इसको श्लोक में देखना, श्लोक नंबर 23, उसी पैरे में बड़े से श्लोक में, श्लोक नंबर 23 का फर्स्ट हाफ देखना। कह रहा है विहाय आयास मैथुनम, मिला, विहाय मतलब त्यागना, विहाय मतलब छोड़ देना, क्या, आयास और मैथुन, तो आयास मतलब परिश्रम आदि और मैथुन। फिर उसके बाद अगली लाइन में देखना, नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट हाफ, सर्व रोग प्रशमनम वृश्यम आयुष्यम उत्तमम, क्या कहा गया इस योग के लिए, सर्व रोग प्रशमनम आयुष्यम उत्तमम। नेक्स्ट देखना फिर 27, श्लोक नंबर 27, कह रहा है कोटि प्रावेशिक तथा वातात्विक रसायन विधि के योग्य कौन। कह रहा है जो व्यक्ति सभी साधन एकत्रित करने में समर्थ हो, स्वस्थ हो, शारीरिक मानसिक चिंताओं से निवृत्त हो, बुद्धिमान हो, अपने आत्मा को अपने वश में करने में समर्थ हो, चंचल ना हो, उनके पास अधिक समय हो, परिवार वाले व आर्थिक, तो ऐसे आदमी कोटि प्रावेशिक के द्वारा रसायन का सेवन करना चाहिए। इससे विपरीत जो पुरुष है उन्हें सौर्य मारुति यानी वातात्विक विधि से रसायन का सेवन करना चाहिए। ऑब्वियस है, जिनके पास पैसा है, साधन है, परिवार है, वही कर सकते हैं कोटि प्रावेशिक, तो है ना, बाकी को क्या ही कराओगे, वो सब जरूरी है उसके लिए। नेक्स्ट देखना, श्लोक नंबर 28, कह रहा है तयो श्रेष्ठतर पूर्वो विधि स तु दुष्कर सुदुष्कर। तो कह रहा है जो पहले वाली है, पहले वाली कौन सी, कुटी प्रावेशिक, वो कौन सी है, क्या है, श्रेष्ठ है, लेकिन मुश्किल भी है, सुदुष्कर कठिन भी है। कुटी बनवाना स्पेशल, उसके लिए पैसा सब कुछ चाहिए, साधन चाहिए, फिर वो कई दिनों तक वहां रसायन का सेवन करता रहेगा, 2-4 महीने भी अगर कर रहा है सपोज, उसके बिना घर में काम चलना चाहिए, है ना। आजकल छोटी छोटी फैमिली है, हर एक की घर में अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है कि भाई जरूरत है, 2-2 लोग हैं वो भी वर्किंग में आजकल, आजकल तो और तीसरे को पकड़ के लाते हैं कि भाई बच्चे बच्चे को संभाल ले कोई, पहली इतनी समस्या आजकल, तो ऊपर से एक व्यक्ति को वैसे रसायन के लिए भेज दिया। कोई कह दे घर में कि मैं रसायन सेवन, अगर मैं कह दूं आपको भाई मैं जा रहा हूँ रसायन सेवन करने, आपको वो रुक जा, चरक चिकित्सा कंप्लीट करा जा, हमारी बाद में करियो, है ना।
तो ये जरूरी है ना, ऑब्वियस है, आजकल इतना समय निकालना, इसलिए कहा गया कुटी प्रावेशिक श्रेष्ठ तो है, लेकिन तो दुष्कर है पॉसिबल ना हो पाने के कारण। नेक्स्ट देखना, फिर उसके बाद नेक्स्ट श्लोक हेडिंग मार करना, रसायन प्रयोग में उपद्रव तत्काल चिकित्से हैं। तो अगर सपोज करो रसायन का सेवन कराना शुरू करा है, मान लो 40 दिन किसी को कुछ देना है, आपने रसायन सेवन करा रहे हो, 40 दिन लगातार देना है, च्यवनप्राश कुछ भी जो भी रसायन देना है ना, अब उसको 5वें 7वें दिन क्या हो गया, बुखार बुखार हो गया, फीवर हो गया, तो ये ना करें आप कि हाँ आप 10 दिन हो गया हमें रसायन का सेवन कराते हैं, पहले रसायन ही कंप्लीट करना है ना, वहीं के वहीं रसायन स्टॉप करना है, पहले जो उपद्रव हुआ ज्वर वगैरह उसका ट्रीटमेंट करना है, बाद में रसायन के बारे में सोचेंगे। तो रसायन सेवन काल में उपद्रव हो जाए तो वो क्या है, तत्काल चिकित्सा है ना। 5-7 दिन तो छोड़ो, अगर रसायन सेवन कराते कराते मान लो 40 दिन कराना है और 35 दिन हो गए, है ना, और फिर उसको फीवर आ रहा हो, तो आप ये ना सोचना कि मेरी विधि पूरी हो जाए, पहले मेरा रसायन कराना कंप्लीट हो जाए, उसको पहले ज्वर ठीक करा लेना, कभी पता लगे 5 दिन के चक्कर में वो निकल गया ज्वर से, रसायन साथ में लेके चला गया आपका, वो ध्यान देना है थोड़ा सा। नेक्स्ट देखना, फिर उसके बाद श्लोक नंबर, इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है इस चैप्टर का, इस पाद का, श्लोक नंबर 30, 31, 2, 3, 4, 5, आचार रसायन। तो आचार रसायन पे एरो डाल के लिखना, लिखो चरक संहिता की मौलिक देन, चरक संहिता की मौलिक देन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है यहीं पर, आचार रसायन पे लिखो मेनली अद्रव्यभूत चिकित्सा। कैसी चिकित्सा करते हैं इसमें, मेनली अद्रव्यभूत। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द्रव्यभूत में ओनली, द्रव्यभूत में ओनली क्षीर और घृत, दो ही द्रव्य हैं केवल द्रव्यभूत में। देखो आचार रसायन है क्या, मतलब आपने पढ़ा ना कि मेनली कैसी चिकित्सा है इसमें, अद्रव्यभूत, मतलब कोई सॉलिड औषधि नहीं दे रहे हैं ज्यादा, सिवाय किसके, क्षीर और घृत के। तो देखो क्या कह रहे हैं इसमें, पहली लाइन से देखो आप, सत्यवादिनम, क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, अक्रोधम, क्रोध नहीं करना चाहिए, निवृत्तम, मध्य मैथुनात्, मध्य से और मैथुन से निवृत्त होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है, अहिंसकम, हिंसा का सेवन नहीं करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, अनायास, ज्यादा थकावट वाले कार्य नहीं करने चाहिए, प्रशांतम, शांत रहना चाहिए, प्रियवादिनम, प्रिय बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, जप शोच परम धीर दान नित्य तपस्विनम, एव गो ब्राह्मण आचार्य गुरु वृद्ध अर्चने रतम, इन सब की पूजा करते रहना चाहिए। आन ऋषण से मतलब क्रूरता वगैरह नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद नित्य नित्य करुण वेदिनम, करुणा मतलब एक करुणा का भाव रहना, सम जागरण स्वप्नम, नित्यम क्षीरघृत आशीनम, इसको बॉक्स में डालना, नित्य क्षीरघृत आशीनम, सम जागरण स्वप्नम समझते हैं आप, जो हम लोग नहीं करते हैं। सम जागरण स्वप्न मतलब सही समय पर सही समय की निद्रा लेके सोना चाहिए, उठना चाहिए, है ना, आपका एक फिक्स टाइम होना चाहिए, कहने का मतलब शेड्यूल्ड होना चाहिए। हम लोगों का वो है नहीं, इसलिए हम सदा तो हम लोगों का तो चलता है, अभी पठन पाठन का काम है, लेकिन कभी आप ऐसी स्टेज में आए, फिक्स जॉब हो आपकी 9 to 4 या कुछ भी ऐसा, भाई अपना घर आए खाए पिए और अपना 10 बजे चाहे फिक्स बनाए चाहे जो बजे की 10 से 8 सोना है या जो भी, है ना। तो कह रहा है कि सम जागरण स्वप्न होना बहुत जरूरी होता है वैसे भी, और एक प्रकृति हो जाती है, जैसे पशु पक्षी आप देखेंगे ना कम बीमार होते हैं हमारे कंपैरिजन में, क्यों, दो कारणों से, दो ही चीजें होती है जो हमें बीमार करती है, पहली खान पान, दूसरा निद्रा। अब कल पूछा था ना टेस्ट सीरीज क्लास में कि काल रात्रि, अकाल निद्रा को क्या कहा है, काल रात्रि के समान, है ना। तो दो ही चीजें हैं, अगर हम वो पशु पक्षियों के समान कर लेना अपनी, तो हम लोग भी बहुत ना के बराबर बीमार होंगे। आप देखो, आप किसी पशु को देखो, कोई जबरदस्ती नहीं खाता है, जब भूख लगेगी तभी खाएगा वो। हम लोग इसके चक्कर में, ये जो 2.5 मीटर का कपड़ा है ना हमारे मुख के अंदर, जीवा नामक, लप लपाने लगता है फ्री का देखते तो, है ना। अभी खाना ठूस ठूस के खाया हो, और चीज पिज्जा एकदम बढ़िया चीज बस्ट आपके सामने रख दिया जाए खुशबू के सामने, एक स्लाइस तो आप खाएंगे ही खाएंगे, एक को मैं वैसे ही कह रहा हूँ, तो 3-3 4-4 उखेड़ देंगे आराम से, है ना, रोक नहीं पाते, प्रॉब्लम यही है। ना ना करते हुए भी आप सेवन कर लेते हैं, तो वही गृहिणी रोग क्या है, लोल्यामा लभते, लालच के कारण, बहुत सारे पेट के रोग इसी कारण से। पशु ऐसा नहीं करते, पक्षी ऐसा नहीं करते,
दूसरा, उनका जो सम जागरण स्वप्न है बड़ा फिक्स्ड है एकदम। पक्षियों का देखो आप, डेली 4 बजे सुबह उठना, 5 बजे अपना चहचहाना शुरू हो जाते हैं, रात्रि में 6 बजे 5 बजे अपना शाम को अपने अपने घोंसले में जाके सोना शुरू। ना टीवी देखते हैं, ना मोबाइल चलाते हैं, ना चैटिंग करते हैं, ना इंटरनेट कॉलिंग है, कुछ काम नहीं करते हैं। अभी तो बच्चे हुए हैं ना, उनके हाथ में पकड़ा तो वो भी शुरू हो जाएंगे, वो भी हमारी तरह हो जाएंगे। हम लोग तो ये सुख सुविधाओं के चक्कर में तो गड़बड़ है। अब तो नहीं पता ना हम अपने बच्चों का रूटीन बना सकते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ने तो बचपन में बना रखा था। मतलब ये लगा लो कि 6-7 क्लास तक तो गांव में थे, तो हमें इतना पता है कि गर्मियों में चाहे थोड़ा लेट हो जाते थे, पर सर्दियों में तो 7-8 बजे तो एकदम पूरे गांव में सोतना पड़ जाता, तो कोई जागता मिलता ही नहीं था 7-8 बजे के बाद। तो मतलब ही नहीं है कोई बाहर कुछ घूमता भी पाया जाए। और सुबह ना हम उठते नहीं थे, उठ जाते थे। उठ कैसे जाते थे, माँ बाप को सुबह जानवरों का काम करना है, सब बर्तन खड़काने इतना शुरू कर देते थे, कुछ गिर रहा है, कोई उठ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, ये वो अपने आप आंख खुल जाती थी। अच्छा, गांव में सिस्टम क्या होता था, गर्मियों में क्या होता था, गर्मियों में सुबह 5-6-7 बजे इतनी तेज धूप निकल जाती है, और गर्मियों में क्या होता था, वो एक पूरी लाइन में खाट बिछा दी जाती थी। एक फैन होता था बड़े वाला, हमारे यहाँ तो उसको तो फराटा बोलते थे, पता नहीं आपके यहाँ कौन सा पंखा बोलते थे आप लोग। तो वो बड़ा सा लगता था। पहले तो सोने के लिए लड़ाई होती थी, मैं आगे मेरी खाट आगे, फिर उसमें वो पूरी लाइन में बिछ जाते थे। सुबह एकदम धूप निकलते सबके सब निकल लेते थे। तो एक फिक्स्ड रूटीन था, जिसके कारण थोड़ा सा सही रहता था, है ना। अब कुछ वो फिक्स्ड है ही नहीं, चल रहा है सब, माँ बाप खुद ही बच्चों को जगा रहे हैं, खुद ही रात को लेट नाइट मूवी दिखा रहे हैं 9 से 12। फिर वो सब कहाँ चीजें मैनेज हो पाती हैं। नहीं तो थोड़ा सा परिवर्तन हो चुका है। चलो 9 से 12 दिखाएं भी कोई दिक्कत नहीं, अब 12 बजे सुलाओ चाहे, पर वो फिक्स तो रहे ना, 12 से 7 12 से 8 कुछ फिक्स रखे अपने स्कूल के टाइम से, या जो भी फिक्स नहीं हो पाता है। तो हमारा तो चलता है अभी, जब तक आपका स्टडी टाइम चल रहा है, अध्ययन के ऊपर ध्यान देना, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी टाइम तो आपको देखना चाहिए, जब कभी आप वर्किंग है, पीजी में, जॉब में, तो थोड़ा सा 40 के बाद तो कर लेना, जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अभी तो यंग एज है ना, अभी सब चलेगा। अभी भी कई प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों में काफी, थोड़ा सा ध्यान दें। पढ़ भी नहीं पाते हो आधे तो इसी चक्कर में। तो सम जागरण स्वप्न होना एक रसायन है, वो भी अपने आप में, है ना। और नित्य रसायन के लिए और भी कहा उन्होंने कि रसायन क्या है, नित्य किसका सेवन करना चाहिए, क्षीर और घृत का। फिर इसी में देखना, एक लाइन छोड़कर अगली लाइन में देखना, लास्ट में कह रहा नित्य रसायनम। मेरा तो अचार रसायन को ही, पूरे 4 रसायन को ही क्या कहा है, नित्य रसायन कहा है, कि रोज इनका सेवन करना चाहिए। तो यही सब कहानी आपसे पूछेगा कि क्या क्या कहा गया 4 रसायन में, या नित्य रसायन किसको कहा है, या मेनली कौन सी चिकित्सा की जाती है, तो कौन सी, द्रव्यभूत। द्रव्यभूत में ओनली क्षीर और घृत। चरक संहिता की ये मौलिक देन है। बाकी की बात इसमें कल करेंगे, थोड़ा सा चैप्टर और बचा होगा आपका ही, उसकी बात कल करेंगे। थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें भी बची हैं इसमें, कल पढ़ेंगे उसके बारे में। ये रसायन कल कंप्लीट हो जाएगा, कॉपी भी साथ में लेके आना, कुछ रिटर्न पार्ट भी करेंगे इसका जो बचा हुआ है। कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।